एकादश के सभी बच्चों का बीओ की 6 अगस्त 2020 की इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आदर्श साझेदारी आइडियल पार्टनरशिप, जिसकी शुरुआत पिछले वीडियो में हमने करी थी, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आदर्श साझेदारी से अभिप्राय क्या है। एक श्रेष्ठ कोटि की यानी कि एक उत्तम कोटि की, उत्तम यानी कि बेहतरीन श्रेणी की साझेदारी, जिसमें सभी साझेदारों में परस्पर विश्वास एवं सहयोग, सद्भावना, आत्मीयता, सहकारिता, लगन तथा परिश्रम व ईमानदारी से काम करने की भावना विद्यमान होती है। ये भावनाएं साझेदारों में परस्पर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऐसी साझेदारी में स्थायित्व, पूर्ण शांति व प्रेम, निरंतर प्रगति, अधिक लाभार्जन आदि का वातावरण भी उपस्थित रहता है। तो आदर्श साझेदारी के उदाहरण में आदर्श शब्द दरअसल यह बताता है, इस बात का द्योतक है, यानी कि यह संकेत देता है कि साझेदारी में धनात्मक घटकों की विद्यमानता अधिक होगी और ऋणात्मक घटक जो होंगे उनका अभाव होगा। धनात्मक घटक में क्या क्या होता है? साझेदारों के बीच में धनात्मक घटकों के अंतर्गत शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण संबंध होंगे। साझेदारों में एक सबके लिए, सभी एक के लिए की भावना होगी। साझेदार लगन, परिश्रम तथा ईमानदारी से कार्य कर रहे होंगे। कुशल प्रबंध तथा विवेकपूर्ण निर्णय लिया जा रहा होगा। अधिकाधिक लाभार्जन तथा निरंतर प्रगति जैसे गुण विद्यमान होंगे और लाभ का संतोषजनक वितरण हो रहा होगा साझेदारों के मध्य। ऋणात्मक घटक जैसे होते हैं वो कुछ बुराइयां हैं जो इस तरह की साझेदारी, जिसे आदर्श साझेदारी कहा जाता है या कहा जा सकता हो, उसमें ये बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे साझेदारों में परस्पर असहयोग व मतभेद, साझेदारों में बेईमानी व छल कपट की भावना, अकुशल प्रबंध, अविवेकपूर्ण निर्णय, आलस्य या टालने की प्रवृत्ति, हानि की स्थिति। इस तरह की जो विशेषताएं हैं या बुराइयां हैं, जिन्हें नेगेटिव फैक्टर्स कहा गया है, ऋणात्मक घटक कहा गया है, इनका अभाव होना चाहिए। तो आदर्श साझेदारी के लिए आवश्यक तत्व वही हैं जो आपने ऊपर पढ़ लिए, लेकिन एक बार फिर से बोलेंगे क्योंकि ये अलग से टॉपिक आता है। आदर्श साझेदारी के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला आता है विस्तृत लिखित अनुबंध, कॉम्प्रिहेंसिव रिटन कॉन्टैक्ट। यानी कि साझेदारी का जन्म चूँकि अनुबंध से होता है, तो अनुबंध लिखित या मौखिक कैसा भी हो सकता है, लेकिन आदर्श साझेदारी की दृष्टि से साझेदारों के बीच में एक लिखित अनुबंध होना नितांत आवश्यक है। ऐसे अनुबंध में साझेदारी की कार्यप्रणाली संबंधी समुचित विवरण दिया जाना चाहिए, जिससे साझेदारों में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उसे सुगमता से दूर किया जा सके। दूसरी बात आती है साझेदारों का पूर्व परिचय। तो साझेदारी आदर्श हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति साझेदार के रूप में शामिल हो रहे हों वह एक दूसरे से पहले से ही परिचित हों। इसमें उनमें परस्पर विश्वास और सहयोग की भावना स्वतः उत्पन्न होती चली जाती है। एक और बात आती है आदर्श साझेदारी में कि विभिन्न गुणों वाले व्यक्तियों का संगम होनी चाहिए ऐसी साझेदारी। विभिन्न गुणों वालों का मतलब ये है कि आदर्श साझेदारी में अनुभवी, व्यवहार कुशल, संपन्न, निपुण, ये गुणों का समावेश होना चाहिए। हर व्यक्ति में सारे गुण नहीं हो सकते, तो अलग अलग गुणों से संपन्न व्यक्ति साझेदारी में आएँ। साझेदारों की सीमित संख्या हो, ऐसा माना जाता है। सामान्य रूप से सदस्यों की संख्या 5 से 6 होनी चाहिए। अधिक होने पर उनमें परस्पर अविश्वास, मतभेद, संघर्ष वगैरह की संभावना रहती है। साझेदारों की संख्या सीमित या आदर्श होने पर फर्म का प्रबंध व संचालन भी अपेक्षाकृत सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर साझेदारों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। विचारों की समानता, यथा संभव समान विचार वाले साझेदार हो। जैसे एक साझेदार का पूंजीवादी विचारधारा की तरफ झुकाव है, दूसरा कम्युनिस्ट है, तो प्रारंभ से ही वैचारिक मतभेद होंगे और इससे व्यवसाय के सामान्य संचालन में बाधाएं उत्पन्न होंगी। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति कम जोखिम लेना चाहता है, दूसरा अधिक जोखिम उठाने में विश्वास करता है, तो भी कदम कदम पर निर्णय लेने में कठिनाइयाँ आएंगी। तो विचारों की समानता बेहद ज़रूरी है। उपयुक्त व्यवसाय का चुनाव, साझेदारी आदर्श हो इसके लिए बड़ी सतर्कता और दूरदर्शिता से अपनी अभिरुचि, योग्यता और आर्थिक सामर्थ्य के अनुरूप ही साझेदारी का चुनाव हो। पर्याप्त पूंजी, देखिए फर्म की आवश्यकताओं के अनुसार पूंजी का एकत्रीकरण किया जाना चाहिए।
अतः पूंजी ना तो कम होनी चाहिए और ना ही अधिक, क्योंकि व्यावसायिक दृष्टि से अति पूंजीकरण व न्यून पूंजीकरण दोनों ही हानिकारक होती हैं। लंबी अवधि की साझेदारी। एक आदर्श साझेदारी की दृष्टि से साझेदारी में स्थायित्व का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा तभी हो सकता है जब साझेदारी की अवधि लंबी हो। अल्पकाल में ना तो साझेदारों का व्यावसायिक अनुभव एवं सफलता ही मिल पाती है उन्हें, और ना ही फर्म की ख्याति फर्म को अर्जित करना आसान होता है। बात एक और महत्वपूर्ण है कि फर्म का पंजीयन बहुत ज़रूरी है। अगर वैसे तो ये ऐच्छिक होता है, लेकिन आदर्श साझेदारी के लिए फर्म का पंजीयन इसलिए होना चाहिए क्योंकि बहुत बार बाहरी जो पक्ष होते हैं उनके साथ कानूनी कार्यवाही करने में समस्या आती है अगर पंजीयन नहीं है तो। इसके अलावा जो 10 नंबर की जो विशेषता है वह है योग्यताओं के आधार पर कार्य का विभाजन। साझेदारों के मध्य क्रय विक्रय, उत्पादन, कार्यालय प्रबंध, हिसाब किताब, ये सब कार्य होते हैं। कार्यकुशलता, योग्यता और अनुभव के आधार पर ही साझेदारों को उक्त में से यथोचित कार्य दिए जाने चाहिए। साझेदारों में परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। सहयोग और टीम भावना, टीम स्पिरिट जिसे बोलते हैं, सहकारिता का एक सिद्धांत होता है, एक सबके लिए सब एक के लिए, तो इसी का पालन होना चाहिए। कुशल प्रबंध एवं प्रभावी नियंत्रण। साझेदारी के प्रबंध, संचालन और नियंत्रण के कार्य को कुशल तथा अनुभवी व्यक्तियों के हाथों में सौंपना चाहिए। फर्म के कुशल प्रबंध के लिए ये ज़रूरी है कि साझेदारी संलेख में साझेदारों के अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख हो और किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो, क्योंकि बहुत बार पक्षपातपूर्ण व्यवहार जो होता है वह साझेदारों में ईर्ष्या, अविश्वास, असंतोष की भावना जन्म देता है, और इसीलिए जहाँ तक हो सके निष्पक्षता के कार्य के साथ सभी कार्य संपन्न होने चाहिए साझेदारी में। ठीक है। साझेदारों के अधिकारों में समानता होनी चाहिए, किसी को कम किसी को ज़्यादा अधिकार नहीं मिलने चाहिए। ईमानदारी और सद्भावना के साथ सब लोग काम करेंगे, मान के कि एक दूसरे के हित के लिए और फर्म के हित के लिए सभी लोग हर तरह से कृत संकल्प हैं। इसके अलावा फर्म के लिए कार्य करना, टू एक्ट फॉर द फर्म, अपने लिए नहीं, अपने निजी लाभ के लिए नहीं, फर्म के लिए काम करना, ये आदर्श साझेदारी के लिए बहुत ज़रूरी है। और आहरण यानी कि जो व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए पैसा फर्म से निकाला जाता है उस पर यथासंभव नियंत्रण लगाया जाए, बहुत ज़्यादा आहरण ना किया जाए। आहरण आप समझते हैं निजी प्रयोग के लिए निकाला गया धन, तो जहाँ तक संभव हो आहरण पर बचें। साझेदारी संलेख में आहरण की मात्रा भी तय कर देनी चाहिए निश्चित, और उस पर ब्याज की दर भी तय होनी चाहिए। साधनों में क्षमतानुसार योगदान। आदर्श साझेदारी के लिए यह ज़रूरी है कि सभी साझेदार व्यवसाय की सफलता के लिए अपनी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार साधन जुटाएं। साधनों के अंतर्गत पूंजी, श्रम, प्रबंध चातुर्य, विशेष योग्यता आदि साख को शामिल किया जाता है। ठीक है। तो इतनी विशेषताओं के अलावा मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आदर्श साझेदारी में क्या क्या और होना चाहिए। कुल मिलाकर के जो होना चाहिए वो है आपसी तालमेल, है ना। तो आपको इन विशेषताओं में से कोई 12 विशेषताएं लिखनी हैं आदर्श साझेदारी के आवश्यक तत्व। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। कल से हम शुरू करेंगे आदर्श साझेदारी द्वितीय। तो आज के नोट्स आपको जो बनाने हैं मैं आपको होमवर्क यहीं बता दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 1 होगा, आदर्श साझेदारी से आप क्या समझते हैं। आदर्श साझेदारी में विद्यमान घटकों में धनात्मक और ऋणात्मक घटकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 2, आदर्श साझेदारी के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो ये 2 प्रश्न आपको आज अपने नोट्स में तैयार करने हैं। यदि किसी को कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।